नमस्कार, देश तक मेरी खबर में सच में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार गौतम जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में आज पहुंचा हूं, जहां 3 मुद्दों को लेकर मैं बात करूंगा। मेरे साथ बुंदेलखंड स्कूल के तीन प्रवक्ता मौजूद हैं और प्राइमरी स्कूल के भी अध्यापक मौजूद हैं। मैं गणमान्य व्यक्तियों के साथ जुड़ा हूं। मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आखिरकार देश में भुखमरी किस प्रकार की है, गरीबी किस प्रकार की है और शिक्षा का स्तर जो है वो क्यों घटता जा रहा है। मेरे साथ पहले तो मैं परिचय कर लेता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपका परिचय हो जाए। जी सर, मेरा नाम चंद्रप्रकाश वर्मा है और मैं बुंदेलखंड इंटर कॉलेज माधोगढ़ में अंग्रेजी के पद पर प्रवक्ता हूँ। जी, और भी हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर भारती है। मैं भी बुंदेलखंड इंटर कॉलेज में पढ़ी। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर अभिलाष सूर्य है और मैं बुंदेलखंड इंटर कॉलेज में आप सर। मेरा नाम मनीष कुमार है। बेसिक शिक्षा है, कंपोजिट विद्यालय सहायक करते हैं। अच्छा सर, आपसे ही एक सवाल कर लेते हैं कि शिक्षा आखिरकार किस स्तर पर है यूपी में? शिक्षा किस स्तर पर है? देखिए, शिक्षा की अगर यूपी में बात करें तो इस प्रकार अगर हम दिल्ली की बात करें या केरल की बात करें, जैसा स्तर वहाँ का है अपने यहाँ वैसा नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि जो स्कूलों की हमने देखा है स्थिति, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, बच्चों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को गरीबी से शिक्षा जुड़ी हुई है। अगर कोई पेरेंट्स अच्छे से पैसा खर्च कर पा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेज पा रहे हैं, जो नहीं खर्च कर पा रहे हैं वो सरकारी में भेज रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में सुविधाएं ही नहीं है, ना तो वहाँ टीचर की उपलब्धता है, वैकेंसी है वो समय पर आ नहीं रही है, इससे जो खाली पद है वो भरे जा सके और बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा दी जा सके उनके द्वारा जी। देखा गया है सरकार 2030 तक शिक्षा को एक समतल बनाने की, तो क्या 2030 तक सरकार कर पाएगी ये शिक्षा को उसी तरीके से कर पाएगी जो मॉडल स्कूल कर रहे हैं? ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है तो विद्यालय बंद करने का काम कर रही है, ना कि विद्यालय को उन्नत करने का काम कर रही है। सरकार के पास ये बहाने होते हैं कि बच्चों की संख्या नहीं है स्कूलों में, और संख्या ना होने के कारण वो धीरे धीरे करके स्कूलों को बंद करने का ज़्यादा प्रयास कर रही है, ना कि उनको बेहतर बनाने का। यदि अगर सरकार जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएँ होती हैं उनसे अगर 50% भी सुविधाएँ सरकारी स्कूलों में आ जाएँ तो हमें लगता है कि उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी और बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मैं फिर आपसे मिलूँगा। सर, आपसे सवाल हो जाता है कि सर देश में भुखमरी जो है किस स्तर पर है, देश और भी गरीब है? देश में जो भुखमरी की समस्या है ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि इसका सीधा सा लेन देन है गरीबी से। तो चूँकि देश के लोग गरीब ज़्यादा हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, जिस वजह से अब चूँकि रोज़गार नहीं है तो कमाने का साधन नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उनके पास जो और अन्य जो बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो इनकी कमी है। तो इसकी वजह से भुखमरी बहुत ज़्यादा स्तर पे है। हालांकि गवर्नमेंट जो है समय समय पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाती है जिससे कि भुखमरी कम करी जा सके, लोगों को राहत प्रदान करी जा सके। जैसे अभी हाल मोदी गवर्नमेंट है तो इन्होंने जो है जो चावल राशन और चावल तमाम सारी चीज़ें देने का काम जो किया है, तो इससे कुछ असर तो पड़ रहा है कि मतलब भुखमरी पे कुछ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मतलब ये उसका परमानेंट इलाज नहीं है कि मतलब उनको राशन दिया जाए तो लोग जो है अपनी उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। ये तो क्षणिक उपाय है। अगर गवर्नमेंट वाकई में भुखमरी को ख़त्म करना चाहती है देश से, तो सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षित बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके पास ज्ञान होगा, तो वो जो है अच्छा बुरा जान पाएगा, सही डिसीजन लेगा, फिर सही जगह काम करेगा।
तो जब शिक्षित हो जाएगा तो फिर अपने लिए जो ज़रूरी रोज़गार है उसको ढूंढने का काम करेंगे लोग। और जब रोज़गार ढूंढ लेंगे तो फिर जो है फिर ये भुखमरी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की, मुझे लगता है, जो अब हमारा अपना विचार है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा लगती नहीं है कि वो शिक्षित करना चाहती हो लोगों को, या उन्हें रोज़गार देना चाहती हो, या सक्षम अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती हो, तो जिससे कि भुखमरी और ये गरीबी ख़त्म हो। ऐसा हमें कम समझ में आता है गवर्नमेंट का विचार। गरीबी आखिरकार देश में क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों लोग यहाँ से पलायन करते हैं? क्या? इसका मुख्य कारण जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो है लोगों के पास में रोज़गार का ना होना। लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, इसी वजह से वो लोग बाहर जाते हैं। सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देती। जो क्षेत्र पहले से ही गरीब है और पिछड़ा हुआ है, जैसे हम लोग बुंदेलखंड में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे पलायन की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, सूरत चले जाते हैं, लेकिन इससे जो है तो उनकी जिस वजह से वो गए थे उस समस्या का समाधान होता नहीं। तो क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को जिससे भुखमरी, गरीबी और शिक्षा का स्तर बढ़ता दिखाई दे देश में और यूपी में? सरकार देखिए बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो बहुत सारे लोगों की देखरेख करता है, और अगर वो चाहे, यदि उसे कुछ करना है और उसकी मंशा बेहतर हो, संविधान में व्यवस्थाएं तो बहुत दी गई है, लेकिन वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो है तो सरकार सरकारी आदमियों को ही सेलेक्ट करती है, जिससे कि वो चुनाव करवाते हैं और बेहतर रिजल्ट ला करके देते हैं। जैसे जैसे नियम होते हैं उनके, उसी प्रकार से हम लोग चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करवा करके बेहतर तरीके से परिणाम लाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि अगर हम लोग चुनाव बेहतर तरीके से, मतलब चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तो यही सरकारी लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं और रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। लेकिन जब उन्हीं के फील्ड की बात होती है तो दिक्कत आ जाती है। लोगों में ऐसी मतलब भ्रांति फैलाई जाती है कि सरकारी विभागों में लोग जो है कामचोर हैं और वो लोग काम नहीं करते हैं। देखा जाए शहर और ग्रामीण क्षेत्र या कोई बड़ा शहर, कई बार देखा गया है छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने हाथों में बोरी लेकर घूमते हैं, प्लास्टिक ढूंढते हैं, कचरे में अपना जीवन जीते हैं। वो सरकार की कमी दिखाई देती है या अभिभावक की कमी है, या फिर जो कचरा बीनने वाला है उसकी कमी की वजह से ये सब हो रहा है भुखमरी? देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, क्योंकि बच्चों की जब आप बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चा ऐसे काम कर रहा है जैसे कूड़ा बीनने वाला काम है, तो निश्चित रूप से ना अभिभावक करवाना चाहता है, ना ही बच्चा बच्चा वो स्वयं वो काम करना चाहता है। वो गरीबी की वजह से करता है, मजबूरी की वजह से करता है। अगर उनके अभिभावकों के पास में बेहतर सुविधाएं हों, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। कोई नहीं चाहता है कि उनका बच्चा कूड़ा में जाए और इस तरह के काम करे। जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि लोग जो है भूमि लेकर मांगने का काम करते हैं, वो क्या वजह है, क्या उनकी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं, जो भूमि लगातार झोला लेकर मांगने वालों को तो हमने जहाँ तक देखा है वो इतने सक्षम होते हैं कि वो काम ना करके मेहनत मजदूरी वाला काम भी किया जा सकता है। जैसे दैनिक मजदूरी के लोग करते हैं, बाकी लोग करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो उनका ऐसा करना उनकी पर्सनल चॉइस है। वो चाहते हैं कि हो सकता है उनको मेहनत करने में ज़्यादा ये दिखाई दे कि भाई उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, धूप में या गर्मी में परेशान होना पड़े, ये उनको उससे ज़्यादा सरल लगता होगा। या तो एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है उनके क्षेत्र में वैसा काम ना मिलता हो जैसा वो करना चाहते हैं, और ये उनको सरल लगता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दो में से कोई कारण हो सकते हैं। मार साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जो अनाज दिया जाता है इससे क्या गरीबी हटाई जा सकती है? तो क्या उपाय हैं इसके जो हट जाए? जी,
मतलब आपसे ये सवाल जो कैसे गरीबी हटाई जा सकती है, क्या उपाय है? गरीबी हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है रोज़गार। अगर व्यक्ति को रोज़गार दे दिया जाए तो गरीबी शायद काफ़ी हद तक हट जाएगी। लेकिन रोज़गार भी कई स्तर के आज है दुनिया में। भाई एक तो रोज़गार, वैसे ज़्यादातर आदमी यही चाहता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं और वहाँ मतलब अच्छा उन्हें जो है इनकम पैसा मिलेगा। और निजी क्षेत्र में कम व्यक्ति जाना चाहता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में व्यक्ति जो है वहाँ पे मेहनत ज़्यादा ली जाती है और उसके बदले में जो मिलता है पारिश्रमिक वो बहुत कम मिलता है। तो व्यक्ति पहले तो चाहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतने सारे पाबंद लगा रखे हैं। एक तो गवर्नमेंट शायद ये जो सरकारी सेक्टर हैं उनको सतत कम करती चली जा रही है, मतलब उनका विस्तार ना करके उनको संकुचित करती चली जा रही है। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ये गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादातर कुछ एक छोड़ के तो ज़्यादातर को बंद ना हो जाए या ये निजीकरण ना चले जाए। जैसे अभी अपना बिजली विभाग था, ये गवर्नमेंट सेक्टर में था, इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, तो बहुत परिवारों का पालन पोषण होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जो है निजी क्षेत्र में डाल दिया। हालांकि वहाँ भी कर्मचारी तो ज़रूरत है, तो कर्मचारी लगे हैं, लेकिन उसके एवज में जो उन्हें मिल रहा है वो बहुत कम मिलता है। तो मतलब अगर जो है गरीबी हटाना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है। रोज़गार के अवसर उन्हें गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रदान करने पड़ेंगे लोगों के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि खुली मानसिकता से लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे अभी काफ़ी 20-25 साल पहले अगर हम लोग चले जाएँ तो आज से पहले ज़्यादा गरीबी थी, पहले ज़्यादा भुखमरी थी। लेकिन हमने देखा है कि गवर्नमेंट, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट रहा करती थी, तो वो जो है गांव चूँकि हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, तो विशेषकर गांव में जो है जैसे जंगलों में वो खुदाई करके कारण पेड़ लगाने का काम करती थी। तो हालांकि उससे गवर्नमेंट का विशेष लाभ नहीं है, लेकिन ये उन्होंने एक रोज़गार देने का काम किया और उससे जो है अपना वातावरण, चूँकि पेड़ लगेंगे तो वातावरण भी अच्छा होगा, तो उसमें डबल लाभ हो रहा था। तो इस तरह ये मतलब इस तरह की स्कीम हो दिया। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से एक नरेगा योजना लागू करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे। तो उस जो नरेगा योजना से शायद है कि करोड़ों लोगों के जो है घर में खुशियाँ आई। और पहले हम लोग जो साइकिल नहीं खरीद पाते थे, तो उस योजना के जब चलने लगी तो लोग मोटरसाइकिल, मोबाइल और तमाम अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे खान पान, अपने जीवन को काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारने का काम किया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लाने का काम करे, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और व्यक्ति को भाई रोज़गार के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं गरीबी हटने का। क्योंकि जो क्या नाम है, जो प्रॉपर्टी जो होती हैं, जो पैतृक संपत्तियां होती हैं, वो तो सीमित होती हैं और दिन पर दिन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो घटती चली जाती हैं। तो वहाँ से तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं, वो तो घटना ही है। लेकिन अगर रोज़गार के अवसर बढ़ जाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो गरीबी काफ़ी हद तक कम होगी। मतलब एक सवाल और है, लास्ट सवाल है कि 2030 तक भुखमरी, गरीबी और शिक्षा के स्तर क्या बदल जाएंगे? क्या सरकार कर पाएगी कि शिक्षा अच्छी हो, भुखमरी ना हो, गरीबी कम हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि जो सुधार कार्य हैं वो तो सतत चल ही रहे हैं। अगर उन्होंने टारगेट रखा है तो निश्चित रूप से कुछ अंश उसका पूरा भी होगा। लेकिन जो पूर्णता की बात है, देखिए आज़ादी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारे देश हैं विश्व इतिहास में, आप देखिए आज़ादी के बाद में उन्होंने 20-25 साल में, 50 साल में, ये समझिए कि ऐसी स्थिति में भी आए कि उन्होंने दुनिया में भी शासन किया और बड़ा नाम कमाया। उस स्थिति तक हमारा देश पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाती हैं, अगर वो चाहे तो उसका क्रियान्वयन अगर बेहतर तरीके से वो हो या करे, तो निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है 2030 का, वो ज़रूर पूरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे गणमान्य व्यक्ति लोग थे जो हमारे साथ फिर जुड़ेंगे एक बार। अपने रहें तब तक के लिए हमारे साथ। 2030 का भारत कैसा होगा। आप देखते रहें देश तक मेरी खबर। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।